हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू इनफाइनाइट डेसिमल। मेरा नाम है राजन। मैं आप लोगों को क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ाता हूं और बैंकिंग प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करता हूं। अभी हम लोग हाल में एसबीआई क्लरिकल को लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि उसका एग्जाम जो है रफली 15 दिन के अंदर है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर हमें कोई एक स्ट्रैटेजी वीडियो दे दीजिए जिससे कि हम लास्ट 15 दिन में या लास्ट 10 दिन में कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, जैसे क्वांट को कैसे पढ़ें या रीजनिंग को कैसे पढ़ें या जीए को कैसे पढ़ें, जिससे कि थोड़ा आसान हो जाएगा हमारी प्रिपरेशन। तो वो भी आपकी बात सही है, मैं उसके ऊपर भी जल्दी ही वीडियो लेके आऊंगा। बट आज अगर मैं एस्पिरेंट रहता, ठीक है, और मेरे पास 15 दिन रहता, तो मैं क्या क्या चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता, मेरी क्या थॉट प्रोसेस रहती इस एग्जाम को लेके, वो आज यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा ये रहता था कि कोई भी मैं एग्जाम देता हूँ ना, तो आई वुड ऑलवेज आस्क माई सेल्फ कि क्या मैं इस एग्जाम के लिए रेडी भी हूँ। ठीक है, अभी 15 दिन है मेरे पास, तो मैं स्ट्रैटेजी तो ठीक है कि 15 दिन में मुझे और क्या करना चाहिए या कैसे मैं पढ़ूंगा, वो चीज़ बाद की बात है, लेकिन क्या मैं एक्चुअल में एग्जाम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए रेडी हूं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट। तो मैं हमेशा क्या करता था कि कोई भी एग्जाम जब आता है ना, तो आपको पास करना है, उसमें अच्छे से आपको नंबर लेके आने हैं। तो मैं ऑलवेज आई यूज टू मेक अ चेकलिस्ट कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करे हैं कि नहीं, क्योंकि दीज आर दी फ्रंट, लाइक फोर फ्रंट में ये टॉपिक्स हैं जो हर बच्चा करेगा और मुझे इसमें 100% श्योरिटी के साथ करना है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे कि एसबीआई क्लरिकल मींस में एक रियलिस्टिक चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए कि ये बेयर मिनिमम तो आपको करना ही करना है। अगर आप ये टारगेट कर रहे हैं कि 100+ मार्क्स, बिकॉज यूट्यूब इज फिल्ड विथ दिस दिस इन द थंबनेल कि 100+ नंबर ले आएंगे, लेकिन अंदर में फिर आपको वही बातें मिल रही हैं। लेकिन एक्चुअल में इस 100+ मार्क्स के लिए आपको बेसिक स्टार्टिंग की क्या क्या चीजें जरूरत होंगी कि इसको तो आप स्किप नहीं कर सकते, उसके बारे में बात करेंगे। और ये आपको सोचना है कि वो टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर किया है अगर, तभी मैं ये कह सकता हूं कि आई एम एक्चुअली रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। एल्स आप नहीं है रेडी। ठीक है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि मैं 15 दिन कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर लूंगा और सारी चीजें कर लूंगा, ये नहीं। आपको ये चेकलिस्ट से समझना पड़ेगा कि हाँ, ये टॉपिक मेरे बचे हुए हैं और ये आई ओपनर ही होगा। और ये मैं चेकलिस्ट क्यों बना रहा हूं, लेट अस गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वॉर। ठीक है, अगर मुझे आज मान लीजिए कहीं पे वॉर पे जाना होगा, ठीक है, एंड आई वांट टू विन, तो आप क्या करेंगे, जो आपके सबसे बेहतर सिपाही होंगे उनको आप फोर फ्रंट पे रखोगे, जिससे कि क्या हो, मुझे युद्ध में स्टार्टिंग में ही क्या मिल जाए, थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाए। और वही एडवांटेज को बार धीरे 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 क्या करेंगे, विथ टाइम इट विल ग्रो, एंड क्या पता मैं युद्ध जीत जाऊं। तो सेम चीज यहाँ पे भी क्या होगा कि कुछ हमारे पास क्वांट में, रीजनिंग में, आपके इंग्लिश में ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेता हूँ और उसको पहली प्रायोरिटी में रखता हूँ, तो क्या होगा ना कि जो मेरा ये पूरा एग्जाम क्लियर करने का जो मेरे पास ये गोल है, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। और ये भी रहेगा कि ठीक है, इतनी हो चुकी है, अब मुझे थोड़ा सा और अगर प्रैक्टिस में कर लेता हूँ या फिर थोड़ा और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली कि हाँ, मैं एसबीआई क्लरिकल मेंस को क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है वो चेकलिस्ट और क्या क्या चीजें आपको करनी है। सो क्वांट की बात करते हैं, दीज आर दी मस्ट डू। ठीक है, ध्यान रखना कि जितने भी सब्जेक्ट में बात करूंगा, रीजनिंग की भी, उसमें भी मस्ट डू होंगे कि ये सारे टॉपिक्स आपको करने ही है। और कितने नंबर्स के आएंगे वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम क्वांट की बात करें, तो आपको पता है कि क्वांट, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको देखने को मिलेगा। स्टैंड अलोन में भी आएगा क्वेश्चन कि बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया हुआ है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज को मिला के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर वाइज लाइक अरिथमेटिक को मिला के, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा के साथ मिला के, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितनी भी टॉपिक्स होते हैं मेंस के लिए, वो सारे प्रिपेयर कर रहे हैं कि कर रखे हैं कि नहीं, जिससे कि ये जो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ये मेरे 100% श्योर शॉट होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, प्लस उसके एप्लीकेशन जो दूसरे चैप्टर में होंगे, तो वहां पे मेरा फंसना नहीं चाहिए कि कल को मेरे पास प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन आया जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा रूट वाला कॉन्सेप्ट यूज हो गया, लेकिन मुझे वो नहीं पता था, तो उसकी वजह से प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बनते हुए भी मैं बना नहीं पाया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कंप्लीट करी है कि नहीं। सेकंड इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस उतने ज्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं। ठीक है, प्री में ट्रिकी हो सकते हैं क्योंकि आपके पास कम टाइम रहता है, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। एग्जाम में जब मेंस में जाते हो ना, तो बस लेंदी होता है, नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं होता है। आपने देखा होगा जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था, तो आप कमेंट सेक्शन में जाना, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आसान कभी लगता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मेंस में ना क्या होता है, चीजें डिफिकल्ट नहीं है, बस लेंदी है। हाँ, आपको लेंथ बढ़ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो सेम इज द केस विद नंबर सीरीज। यहां पे आपको 3 नंबर सीरीज या 4 नंबर सीरीज या वेरिएबल वाले नंबर सीरीज दे दिए जाएंगे, लेकिन उसको क्रैक करना है, आसान रहते हैं। तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है कि नहीं, सफिशिएंट प्रैक्टिस किया है कि नहीं, दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी इन क्वांट। तीसरा, अलजेब्रा एंड इनइक्वालिटीज। इसका नॉलेज होना ही पड़ेगा क्योंकि आजकल तो ये टॉपिक ऐसा है कि इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आएगा, नंबर सीरीज में काम आएगा, डीआई में काम आएगा और अरिथमेटिक चैप्टर वाइज में भी काम आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अरिथमेटिक।
अब देखो मैंने ये 3 टॉपिक बोले हैं ऐसे कि ये आपको प्रिपेयर करना ही करना है, इसको स्किप नहीं कर सकते। अब अरिथमेटिक में क्या है ना कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो किस चैप्टर को प्रायोरिटाइज करें, तो ये अभी मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप सारे चैप्टर को करिए, क्योंकि अभी आपने अगर नहीं किया हुआ है तो इतने टाइम में नहीं कर सकते, रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। तो आप ये कर सकते हैं कि लेवल किस तरीके का रहा है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं कम से कम आप वो बना के चले जाएं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग देखो प्रीवियस ईयर के जो मैंने अभी सेशन करवाए थे आपको 2021, 22, 23 के सारे क्वेश्चन करवा दिए थे, हर एक चैप्टर वाइज करवाया था। तो आप उसमें से देखिए कि कौन सा चैप्टर आपको ठीक ठाक लगता है कि हाँ ये चैप्टर के क्वेश्चन तो मेरे से बन जाएंगे, मैं बना लूंगा। एंड जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपसे थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं आपको, या टीएसडी में पूरा टीएसडी नहीं, ठीक है, जैसे बोट एंड स्ट्रीम हमने करा, ट्रेन हमने करा, वो बहुत सिंपल है, लेकिन ओवरऑल अगर टीएसडी में आपको डिफिकल्टी होती है तो यू कैन लीव दैट टॉपिक, क्योंकि आपके पास प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे करने के लिए। बट इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल का है और किस टॉपिक में मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इस वीडियो से करना है। तो दीज आर दी 4 पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप इतना करते हैं तो आपके क्वांट में कम से कम जो आप लोग सोच रहे हैं ना कि मेरे 10 नंबर नहीं आएंगे, 12 नंबर नहीं आएंगे, वो आप बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जैसे अरिथमेटिक अगर चैप्टर वाइज की बात करें तो 10 क्वेश्चन आप बना लोगे अगर आप ये आइडिया रखते हो, चैप्टर की थोड़ी सी तो नॉलेज होगी, जैसे परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, है ना, ट्रेन, बोट, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मिक्सचर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। अगर उनको आप अच्छे से देख लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस किस तरीके से वेरिएशन है, उसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो आप 10 नंबर आराम से इस पर्टिकुलर टॉपिक में ला सकते हो। और यहाँ के ये जो 3 टॉपिक है, यहाँ से देखो आप 4 से 5, ये भी 4 से 5 और ये 3 से 4। अगर मान लीजिए इसमें कुछ गलत भी हो जाता है, 3 नंबर ही ले लो, यहाँ पे भी 3 नंबर ले लो, यहाँ पे भी 3 नंबर ही ले लो, तो 9 नंबर्स यहाँ से आ गए, 10 यहाँ से, 19 तक तो आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, ठीक है। एंड स्टिल यू विल हैव टाइम फॉर डीआई, डीआई भी तो होगा ना एग्जाम में। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये प्रिपेयर करना कहीं एक जगह से मिल जाएगा, क्योंकि डीआई कैसा आएगा, किस तरह का आएगा, आपको पता नहीं है। लेकिन अगर आप ये कर लेते हो तो यू हैव ऑलरेडी रीच 19 नंबर्स। 19 नंबर्स कम नहीं होते मेंस में। उसके बाद आप डीआई है आपके पास, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि डीआई की जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये करने के बाद जो डीआई की प्रैक्टिस करोगे उसमें आप ये करना कि डोंट सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। बच्चे क्या करते हैं कि सर हम सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, अभी आपके पास टाइम नहीं है। यू हैव टू जस्ट लुक एट द लॉजिक, कि मैं लॉजिक क्रैक कर पाता हूं कि नहीं, मैं चीजों को इंटरप्रेट कर पा रहा हूं कि नहीं। अगर टेबल दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है, तो टेबल का डेटा पाई चार्ट से कैसे रिलेटेड है, अगर वो आपको समझ आ गया है, उसमें कोई एक वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल आप निकाल पा रहे हैं, तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन है कि परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, ठीक है, तो उसको स्किप कर दो। कोई अगर मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है जिसमें आप सीखने लायक है तो सीख लो। लॉजिक पे ध्यान देके अभी प्रैक्टिस आपको करनी है, ये चीज करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिमेनिंग 15 डेज दैट यू हैव। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा रहे हो कि मैंने एक पर्टिकुलर डीआई में 5 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कर लेता हूं, नया सीख नहीं रहे हो, ठीक है, यू आर जस्ट बर्निंग योर टाइम। इसमें आप लॉजिक सीख लीजिए, क्या पता वही लॉजिक का एक डीआई आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वांट में करना है, और ये 3 टॉपिक को छोड़ना नहीं है। अरिथमेटिक को जो वीडियो दी है जिसमें चैप्टर वाइज वे में मैं आपको करवाया है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको जरूर देख लीजिएगा। सो दिस इज दी मस्ट डू फॉर क्वांट। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग, तो रीजनिंग में देखिए है तो आपको पता है कि 1.2 नंबर्स मिलने वाले हैं, तो बहुत ही अट्रैक्टिव सा लगता है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत डिफिकल्ट होंगे। जैसे मैंने व्हाइट कलर में लिखा है, ठीक है, ये लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि इसका कारण है, पजल्स एंड अरेंजमेंट को इतना आप लोग प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आप ढंग से बताना, कभी भी 2 से ज्यादा पजल कर पाए हो? जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, दिन में 3-3 पजल लगा रहे हैं या 5-5 पजल लगा रहे हैं, एग्जाम में 2 से ज्यादा पजल बने हैं? टॉपर से भी पूछ लेना, ठीक है, जो टीचर भी होगा ना, बस रीजनिंग ही पढ़ाता होगा, उससे भी पूछना कि वो मेंस में कितने करके आता है, कितने पजल करके आता है, या दूसरे टॉपिक करता है। तो ये आप नहीं कर सकते, 2 से ज्यादा आपके पास टाइम ही नहीं होगा, बिकॉज आपको स्कोर तो करना है, ये थोड़ी दिखाना है कि मैं पजल से एग्जाम क्लियर कर लिया। नो, आपको ऐसे करना है, ऐसे टॉपिक्स को चूज करना है जहां से मार्क भी मिले और मेरी क्लैरिटी हो जाए कि हाँ ये टॉपिक से मैं सॉरी ये सेक्शन में इतना स्कोर हो गया मेरा, ठीक है। सो व्हाट आर दोस टॉपिक्स? सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग, जो इग्नोर किया जाता है, इसीलिए मैंने इसको लेके अभी डेडिकेटेड 4 घंटे का सेशन किया था, जिससे कि आपको ये टॉपिक के बारे में पता चले कि रियलिटी इसकी क्या है, ठीक है। आपने उस तरीके से पढ़ा नहीं है बहुत सिंपल। और वेटेज देख लो, 10 8 से 10 मार्क्स लिखे हैं मैंने, क्वेश्चंस कितने होंगे वो नहीं, 8 से 10 नंबर का आएगा ये। मान लेते हैं कि इसमें आपको कुछ टॉपिक डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको इन्फरेंस वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, तो सारे क्वेश्चन इन्फरेंस के थोड़ी होंगे, 1 या 2 होंगे, चलो उसको स्किप कर देते हैं, बाकी क्वेश्चंस कीजिए, तो कम से कम इसमें 6-7 नंबर ले आओ, वो चलेगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है जो मस्ट डू है, ये आपको स्किप ही नहीं करना है, इनइक्वालिटी कोडेड वाली और बेसिक वाला भी, और सिलॉज भी बेसिक एंड कोडेड, ठीक है। रिवर्स भी इसमें आएगा, ऐसा नहीं सोचना है कि सर रिवर्स करने का कोई तरीका अलग होता है,
बेसिक सबका सेम होता है। अगर आप प्री लेवल के सिलॉज कर पाते हैं तो मेंस के भी कर पाएंगे, बस उसमें टाइम लगेगा, टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप प्री लेवल के इनइक्वालिटीज कर पाते हैं तो मेंस में भी वही चीज होती है। कोई ऐसा नहीं हो जाता रॉकेट आ जाता है इसके अंदर जो नहीं क्रैक कर सकता है, कर सकता है, बस हाँ कोड आ जाता है, तो वो आपको प्रैक्टिस अगर की है तो ये भी कर लोगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएंगे 6 से 7 नंबर के, क्योंकि इनइक्वालिटी भी होगा, सिलॉज भी आएगा, और सिलॉज में अलग अलग वेरिएशन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे रिवर्स सिलॉज है उसको कैसे करना है। तो ये सारी चीजें अगर आपने नहीं करी है अभी तक तो डोंट वेट फॉर कि कोई मेरे को आके 15 दिन की स्ट्रैटेजी देगा और मैं उसको पूरा रिगरसली फॉलो करूंगा, बिकॉज यू वोंट। ठीक है, आप अपने आप को बस झुकलाने के लिए बोल रहे हो कि यार चलो यार कोई स्ट्रैटेजी दे देगा ना, उसने स्ट्रैटेजी नहीं दी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, ये रीजन नहीं है। आपको ये पता है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको पे काम कीजिए, ये करोगे एग्जाम में सिलेक्शन होगा। तीसरे टॉपिक पे आता है डायरेक्शन सेंस, वेरी इंपॉर्टेंट येट वेरी इजी। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं होता है, जो बोला गया है क्वेश्चन उसको फॉलो करते जाओ, डायरेक्शन को ध्यान रखो कि कौन सा ईस्ट है वेस्ट है, एंगल को कैसे लेना है, वो आप अगर आपने प्रैक्टिस करी है, प्लस जो पॉसिबिलिटी वाले डायग्राम बनते हैं उनकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो ये 4 से 5, मान लीजिए 4 से 5 नंबर का नहीं आता है, 3 नंबर का आता है, तो वो आपके कंफर्म होंगे। 3 टॉपिक मस्ट डू एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाई एक्यूरेसी के चांसेस रहेंगे इसके अंदर, इसको स्किप नहीं करना है। उसके बाद आते हैं इनपुट आउटपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग है, इसकी बात मैं करता हूं, लेकिन 5th नंबर टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगेन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो डायरेक्शन में दिया जाए अगर आपने उसको पढ़ लिया अच्छे से वो आराम से हो जाएगा। वर्ड बेस्ड वाले जो क्वेश्चन है ना, कि जितने भी आपके ववेल हैं सबको +2 कर दो, कॉन्सोनेंट को -2 कर दो, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, बताओ कि लेफ्ट हैंड से 5वां नंबर कौन सा होगा, इस तरीके के। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको करना है, 4 से 5 नंबर के आएंगे, तो इसको पहले प्रायोरिटी देना, उसके बाद एग्जाम में इनपुट आउटपुट देना। तो अभी ये इनपुट आउटपुट वाला जो टॉपिक है ना, ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि सर हम तो क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, कोई एक स्टेप में फंस गए तो अरे वो तो ठीक है, चलो वो बाद की बात है ना कि फंस जाओगे, कम से कम अभी घर पे प्रैक्टिस तो करके जाओ, कि प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा। तो ये टॉपिक आपको करना है। ठीक है, इसकी मैंने एक पीडीएफ बना के दी थी जिसमें आपको ये बताया था मैंने कि किस तरीके से आपको इनपुट आउटपुट में और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में लॉजिक को ढूंढना होता है, कि स्टेप वाइज क्या अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या चीज को देखूं, सेकंड में क्या देखूं, अगर वो नहीं लगता है तो फिर तीसरा क्या होता है, सिंबल कोडिंग में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आई विल ट्राई कि मैं एक वीडियो के फॉर्म में इसको बता दूं या फिर आपको वो पीडीएफ दे दूंगा, तो प्लीज चेक दैट। कहां पे मिलेगा आपको, तो वो टेलीग्राम चैनल है हमारा @resolveRJ। ठीक है, यहां चेक कर लीजिएगा। भाई क्या हुआ है, इस पे लिखा क्यों नहीं है, resolveRJ। ठीक है, इस पे आप वो चेक कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो रिलेटेड होगी इनपुट आउटपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग से। वहां पे जो पॉसिबल लॉजिक्स जिस तरह से हमें सोचना चाहिए वो मैंने लिस्ट बना के दे दी है, तो ये इससे आपका ये टॉपिक भी आराम से हो जाएगा। एंड देखो एग्जाम में जब आप ये सारे टॉपिक कर लेते हो ना, मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के हेल्प से ये भी बता रहा हूँ कि आपको ऑर्डर क्या रखना है। ऑर्डर में आप ये पहले करो, ठीक है, फिर ये करो, फिर ये अल्फा न्यूमेरिक कर लो, फिर इनपुट आउटपुट पे आओ, फिर डीएस के क्वेश्चन अगर है बनने वाले तो वो कर लो, फिर क्रिटिकल रीजनिंग कर लो, लास्ट में बचता है टाइम तो गो टू पजल। पजल में मान लीजिए कि 1 या 2 पजल बन गए तो बहुत अच्छी बात है, सोने में सुगंध आ जाएगी। और टॉपिक के ना आप मार्किंग देख लो, ठीक है, इनपुट आउटपुट कोड अगर ये डिकोड हो गया तो 10 नंबर के आएंगे, दोनों टॉपिक आएंगे। ठीक है, डायरेक्शन सेंस 3 से 4 नंबर, इनइक्वालिटी सिलॉज 6 से 7 नंबर, ये 7 नंबर मान लीजिए, यहाँ आपने 6 नंबर ले लिया, यहाँ 7 नंबर ले लिया, यहाँ 3 नंबर ले लिया, तो कहाँ कमी रह गई है। पजल लास्ट में बनाओ एक बैठ के, जो आपको अच्छा लगता है, जो आसान सा आपने किया है प्रैक्टिस उस तरह की पजल बनाओ, वो भी क्या पता सही हो जाए। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको रखना है और ये टॉपिक को छोड़ना नहीं है। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन उसमें ट्रिकी आ जाता है, इसलिए मैंने सजेस्ट ही नहीं किया आपको। ठीक है, तो जो टॉपिक नहीं बोल रहा हूं उसको आप अगर आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेयर मिनिमम इनको तो करो ही करो, कि ये मेरे स्किप नहीं होनी चाहिए। कम टू इंग्लिश, इंग्लिश में मस्ट डू क्या होना चाहिए, तो देखो क्लोज टेस्ट इजीएस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। ये मत दिमाग में रखो कि सर वोकैब आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, क्योंकि हर कोई वोकैब को लेके इतना उसको हवा बना दिया ना कि क्लोज टेस्ट में सर वोकैब ही तो आती है बस पूरी की पूरी। नहीं भाई, ये एसएससी नहीं है, एसएससी नहीं है, ये बैंक का एग्जाम का क्लोज टेस्ट है जहां पे कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। और ट्राई कीजिएगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम से, अभी तो मैं अगर कोई बिगिनर वाला बच्चा देख रहा है तो ये दिमाग से अपनी बात हटा लो कि सर जब तक मुझे सारे वोकैब याद नहीं होंगे तो नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश वो ये होता है कि पहले आपको सारे वर्ड्स बता दिए जाते हैं कि इस वर्ड का ये मीनिंग होगा, इस वर्ड का ये मीनिंग होगा। एग्जाम में कौन बताएगा, तब तो आप पैसे समझ ही जाओगे ना
कोई डिफिकल्ट वर्ड सारे आपको पहले ही बता दिए मैंने कि ये इसका मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है। आप पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ तो पैराग्राफ में जो भी डिफिकल्ट वर्ड था वो आपको पता है, आप तुरंत समझ गए, तो आपको लगा अरे कितना बढ़िया पढ़ा रहा है टीचर। लेकिन एग्जाम में कौन कौन देगा आपको, बताओ, कोई बता के देगा कि इसका मीनिंग ये होता है? तो डोंट फॉलो दिस अप्रोच कि पहले मैं मीनिंग देख लेता हूं। पहले आप पढ़िए, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट इन्फर करिए कि क्या क्लोजेस्ट मीनिंग हो सकता है। बाद में आप उसको वोकैब कैसे याद करना है वो बात की बात होगी। कम से कम आप पैसेज के बेसिस पे ट्राई तो करो कि क्या मीनिंग पॉसिबल होता है, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे ही करना पड़ेगा। एग्जाम में सारे वर्ड कैसे पता होंगे? तभी आप लोग जो वो क्वेश्चन होता है सिनोनिम एंटोनिम वाला, वो गलत करते हो, क्योंकि आपने पैसेज के रेस्पेक्ट में उसका मीनिंग समझा ही नहीं है। आपको किसी ने रटवा दिया कि भाई इसका मीनिंग ये होता है, वो वहां पे लगा दिया, लेकिन पैसेज में किस तरीके से यूज हुआ है गलत कर दिया फिर वहां पे। तो ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोला जाता है कि क्लोज टेस्ट को भी अगर आप वोकैब के बेसिस पे देख रहे हो तो भाई एक क्वेश्चन हो जाएगा, 5 क्वेश्चन में से एक होगा जिसमें वोकैब नहीं पता होगा, लेकिन 4 आपके कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे बन सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक जो आपको करना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। समझ गए? तो इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, हर साल आता है आपके क्लरिकल एग्जाम में। देन दूसरा टॉपिक आता है सेंटेंस एंड वर्ड रीअरेंजमेंट। वर्ड रीअरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे 4 वर्ड आपको दे दिए जाते हैं, उनको इंटरचेंज करना होता है, किसी को आगे किसी को पीछे, ABCD करके आता है ना, ACBD ऑर्डर हो गया, ऑर्डर बताइए, ये मेंस में भी आता है, ठीक है। थोड़ा लेंथी होगा सेंटेंस बट कोई बात नहीं, आएगा। देन पैराजंबल आ सकता है, ठीक है, या फिर वर्ड सेंटेंसेस के कुछ पार्ट को जंबल कर देता है। ये सारे टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है देखने को। तो ये दोनों टॉपिक से ही आप 10 नंबर ला सकते हो, समझे? तो इनको प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेक्शन लगाइए इन सबके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फ्रेज रिप्लेसमेंट। अब यहां पे आ जाता है कि सर इडियम एंड फ्रेजेस तो इतने हैं, क्योंकि देखो जब भी मैं कोई चीज बोलता हूं ना तो हमेशा आपके पास एक्सक्यूज रहेगा। एक्सक्यूज विल बी न्यूमरस बट एक्शंस विल बी वन। एक्शन एक ही होगा कि करना है मुझे, कैसे करना है। तो आप फ्रेज एंड रिप्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो फ्रेज में सारे ऐसे थोड़ी होंगे कि इडियम से ही दिया जा रहा है। आजकल वो कैसे देता है, आप एग्जामिनर को भी तो देखो कि वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहा है। वो क्वेश्चन कैसे देता है आपको, एक सेंटेंस देता है, बीच में वो एक फ्रेज हाईलाइट कर देता है। अरे भाई क्या हो गया, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, हमारा पीसी ही हिल गया। हाँ जी, कहाँ थे हम? चलिए हटिए भाई। यस, मैंने कहा कि एक सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस में यहाँ पे एक फ्रेज को हाईलाइट कर दिया उसने और आपको बताया गया कि बोलो इसका मीनिंग क्या होगा। ऐसा ही तो आता है। तो आपको ये करना होता है कि इसका मीनिंग अगर नहीं भी पता है ना तो सेंटेंस को समझो कि सेंटेंस किस बारे में बात कर रहा है, एंड देन ट्राई टू गेस करो कि क्या इसका क्लोजेस्ट मीनिंग है। ऐसे तो आप स्किप ही कर दोगे इसको। अगर वैसे करोगे तो फ्रेज रिप्लेसमेंट आपको आ जाएगा आराम से। कनेक्टर बहुत ईजी होता है, 3 तरह से चीजें देखनी होती हैं आपको, ठीक है, कि सेम आइडिया है, ऑपोजिट आइडिया है, या कॉज एंड इफेक्ट है। अगर वो आप देख पाते हैं, प्रैक्टिस करी है आपने, तो ये आप आराम से बना सकते हो। 7-8 नंबर का आता है ये दोनों टॉपिक 7-8 नंबर का आ रहा है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैं आपकी बात मान सकता हूं, लेकिन एग्जामिनर इसमें भी आपको कुछ थोड़ा सा हेल्प करता ही करता है। फिलर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, डबल एंड फिलर, डबल एंड ट्रिपल वाले मेंस में। तो डबल में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे 5 क्वेश्चन अगर आते हैं डबल फिलर के, तो उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, लेकिन 3 बनाया जा सकता है, ठीक है। तो पूरा ऐसे मत करना कि तीनों छोड़ दिए, ठीक है, जो बन भी रहा था। आप लैंग्वेज पढ़िए कि क्या दिया हुआ है सेंटेंस में, सेंटेंस के बेसिस पे क्लोजेस्ट गेस लगाया कीजिए हमेशा। कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे समझने की कोशिश कीजिए, और वो कब आएगा, जब आप ये तरीका हटाओगे। बिगिनर्स प्लीज इसको फॉलो नहीं करना है, इन सब चीजों को नहीं फॉलो करना है कि पहले सारे वर्ड्स का मीनिंग पता चल गया देन यू आर रीडिंग द पैसेज। दैट इज द रॉन्ग अप्रोच, एंड उसकी वजह से ही इसमें दिक्कतें होती हैं। आपने क्लासेस में देखा होगा, मैं आपको बताता हूं ना कि हम क्या करते हैं। जब कोई डिफिकल्ट वर्ड होगा जहां पे काम नहीं चल रहा है, वो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में बनाए जा सकते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, और जब तक नहीं समझोगे तब तक इसमें फंसोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत अच्छे से आता है। अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो फिर वो जो अलग सर कहते हैं ना, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, तो क्यों नहीं हो रही है इनकी प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है कि 15 से 16 नंबर के आते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर मान लीजिए आप दूसरे टीचर से भी पढ़ते होंगे, मैं उनसे मना नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। बट मैंने ना RC99 का एक मेरी प्लेलिस्ट है RC99 करके, ठीक है, मैंने 5 RCs वहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं। 5 RCs बहुत बढ़िया लेवल के, जो मेंस लेवल के RCs होते हैं वहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं। ट्राई कीजिएगा कि उसको आप देखने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि अभी 15 दिन है, अप्रोच सीखा भी जा सकता है, अब सीख के एग्जाम में इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है। तो उसको जरूर से देख लीजिएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका हो जाएगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मस्ट करना है। आएंगे इसमें और भी बतेरे, एरर आ जाएगा, 2 टॉपिक का मिक्स आ जाएगा, ठीक है। आपको पैराजंबल दे दिया, पैराजंबल वर्ड अरेंजमेंट दिया, वो बाद की बात है। सारे टॉपिक्स आप नहीं कर पाओगे,
ठीक है। बट ये बेयर मिनिमम इन टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ऐसे कर लो कि इसमें तो मैं गारंटेड लेके आऊंगा ही आऊंगा नंबर, तभी तो आपको क्लैरिटी रहेगी ना कि हाँ यार मैं अब ये कह सकता हूं कि जो आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि वेदर आई एम एसबीआई क्लर्क मींस रेडी, यस आई एम रेडी। एल्स तो आप अभी भी नहीं कह पाओगे, आज से 5 दिन बाद भी नहीं कह पाओगे, आज से 10 दिन बाद भी नहीं कह पाओगे, और एग्जाम से 1 दिन पहले भी नहीं कह पाओगे कि मैं रेडी हूं कि नहीं, और दिल धक 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 होता रहेगा। कब तक इस दिल को धड़कने दोगे? कभी तो थोड़ा स्ट्रांग बनोगे ना। स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें बताई, इनको आप ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, जो मैंने टॉपिक चीज़ें दी हैं इनको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने कहा ही था कि मैं एसबीआई क्लरिकल मेंस की क्लासेस लूंगा, और ऐसी लूंगा जो कहीं नहीं मिलेंगी। हर एक टॉपिक का मैंने लिया है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो, अलजेब्रा देख लो, एरिथमेटिक देख लो, डीआईबी लॉजिक वाले देख लो, ठीक है। नंबर सीरीज की क्लास बची है, वो आपको मिल जाएगी जल्दी से। देन क्रिटिकल रीजनिंग आप देख लो, ठीक है, डायरेक्शन साइंस देख लो, अल्फा न्यूमेरिक देख लो, हर चीज़ तो करवा ही दी है। कोई ऐसा टॉपिक है जो बच गया? अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको करवा दूंगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमने तो आपसे ये रीजनिंग वाला पार्ट पढ़ा नहीं है, तो आप मंजिल बैच में पढ़ लो, वहां पे भी मैंने सारे टॉपिक्स बताए हैं आपको मंजिल बैच में। वहां से आप टॉपिक उठाओ, जो जो मैंने आज टॉपिक बताया, इसमें से कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आता है, जस्ट लुक एट द वीडियो। उसके बाद आप ये कह के बस मुझे बोल देना कि सर मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, या मेरे को वो टॉपिक वीक लग रहा है, मैं वो रहने ही नहीं देता हूँ, ठीक है। वीक रहेगा नहीं अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे वो टॉपिक को, समझ गए? तो इतना आप लोग करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो 15 दिन है ना, उसमें इन सब चीजों को प्लीज इग्नोर मत करिएगा। डोंट जस्ट लुक एट दी रैंडम स्ट्रैटेजी दैट आर रिवॉल्विंग ऑन द इंटरनेट। कोई भी बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है वो भी आके स्ट्रैटेजी बता रहा है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम लिया, जिसने 2020 में भी क्लियर किया, वो भी आके स्ट्रैटेजी बता रहा है। उसने अपने टाइम पे करा था, क्योंकि अभी ना बच्चों को गुमराह करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट सही रास्ता आपको ही चुनना है। अगर आपको ये बेनिफिट लगा है तो आप फॉलो करेंगे एंड यू विल सी द इम्पैक्ट इन योर रिजल्ट। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। मेरा नाम है राजन, थैंक यू सो मच। एंड चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। वीडियो अगर अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आप सभी को पढ़ता हूँ, सभी पे आप लोगों को रेस्पॉन्स भी करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।